तो देखो बेटा लास्ट क्लास में हमने जो है वो कोलिजन थ्योरी को डिस्कस किया था और कोलिजन थ्योरी हमने पूरा उसमें ब्रीफली पढ़ा था। और आज हम जो कर रहे हैं वो अरेनियस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। हालांकि पिछली वाली जो क्लास थी वो रेट ऑफ रिएक्शन की जो है वो लास्ट क्लास थी थ्योरी की। आज जो क्लास है वो सिर्फ अरेनियस इक्वेशन पे मैं न्यूमेरिकल कराने के लिए रखी है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत फिर भी इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें और बता दे रहा हूँ, थोड़ा आपको और पता चल जाए। तो अब देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देखते हैं। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो रेट कांस्टेंट होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है रेट कांस्टेंट पे, और रेट कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है किस पे? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन का इंक्रीज करते हैं तो जो रेट कांस्टेंट होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, 2 क्या हो जाएगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो फॉर ए केमिकल रिएक्शन विद राइजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल। तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो लगभग डबल हो जाता है अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर क्या करते हैं? राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस बोल दो या आप 10 केल्विन भी ले सकते हो, यानी 10 केल्विन, क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम रहता है। इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहा हूँ, चेंज की। टेम्परेचर सेम नहीं होता, सेल्सियस अलग है, केल्विन अलग है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम आएगा हमेशा। ये ध्यान देने वाली बात है। तो हर 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे या हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो रेट कांस्टेंट होता है वो लगभग डबल हो जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। और ये चीज हमने देखी थी, अरेनियस ने एक इक्वेशन दी थी जिसे हम कहते हैं अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, अरेनियस ने ये इक्वेशन दी थी जिसको हम बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन में देखते हैं हम k इक्वल टू क्या है? a e की पावर माइनस e a अपॉन में क्या होता है? RT। यही है। इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। जो T है, जो T है वो टेम्परेचर है और टेम्परेचर केल्विन में रहेगा। जो R है वो गैस कांस्टेंट है, तो R गैस कांस्टेंट है। जो EA है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। जो A है वो अरेनियस कांस्टेंट है। जो K है वो रेट कांस्टेंट है। जो K है वो रेट कांस्टेंट है। तो K A E A T R। K हमारा है रेट कांस्टेंट जिसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। A अरेनियस कांस्टेंट है, E एक्टिवेशन एनर्जी है, T टेम्परेचर है, केल्विन में रखेंगे। R क्या है बेटा? गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। A को अरेनियस कांस्टेंट या अरेनियस फैक्टर बोलते हैं क्योंकि अरेनियस ने स्टैटिस्टिक्स से ये इक्वेशन निकाली थी, ड्राइव की थी। अब इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जब टेम्परेचर T1 होता है तो रेट कांस्टेंट K1 होता है। टेम्परेचर T2 होगा तो रेट कांस्टेंट K2 होगा। टेम्परेचर T3 होगा तो रेट कांस्टेंट K3 होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ, रेट कांस्टेंट बढ़ता जाएगा। T1 से बड़ा है T2, T2 से बड़ा है T3, T3 is greater than T2 and T2 is greater than T1। तो ऐसे ही बेटा K1 से बड़ा होगा K2 और K2 से बड़ा होगा K3। तो K3 is greater than K2, K2 is greater than K1। T3 टेम्परेचर पे K3 है, T1 टेम्परेचर पे K1 है और T2 टेम्परेचर पे K2 है। टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाओगे, T1 से T2 लेके टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट कांस्टेंट K1 से K2 हो जाएगा। फिर टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज करोगे T2 से T3 तो रेट कांस्टेंट फिर फर्दर इंक्रीज करेगा
K2 से कितना हो जाएगा, K3 हो जाएगा। तो ये आपको समझने वाली बात है। तो यानी रेट कांस्टेंट जो डिपेंड कर रहा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अ फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। पहला है आपका क्या, टेम्परेचर, और दूसरा जो है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है और टेम्परेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी किसी केमिकल रिएक्शन की तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, रेट कांस्टेंट कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। यानी रेट कांस्टेंट एक तरीके से देखो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी, एक तरीके से आप समझ सकते हो, समझने के लिए है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट जो है वो एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के। और अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी, हालांकि जो है लॉग भी आता है इसमें, ठीक है, तो अभी मैं लॉग भी सिर्फ डायरेक्ट तुम्हें समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो लॉग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी के, लेकिन के ले लो। तो रेट कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है समझने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, रेट कांस्टेंट कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, रेट कांस्टेंट कम, एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रेट कांस्टेंट ज्यादा। किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसका रेट कांस्टेंट उतना कम होगा, उतना ही स्लो स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड करेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, ठीक है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, काफी हाई होगा, तो रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है। जो रेट कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से टेम्परेचर पे, समझ सकते हैं ऐसे। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर, उस केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट भी डिक्रीज करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करता है। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो रेट कांस्टेंट होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट पे। रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट डबल हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा। तो हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं, पहली बात तो कैटलिस्ट होते क्या है, तो कैटलिस्ट कोई सब्सटेंस होते हैं, कोई केमिकल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, कोई मेटल्स भी हो सकते हैं, कोई एलॉय भी हो सकते हैं, तो कैटलिस्ट कुछ भी हो सकते हैं। तो कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं विदाउट any permanent change, without undergoing any permanent change, ठीक है। यानी कैटलिस्ट में जो है खुद में कोई परमानेंट चेंज नहीं होता, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज, यानी उनमें खुद में तो कोई परमानेंट चेंज नहीं होता, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में की रफ्तार बढ़ा देते हैं, स्पीड इंक्रीज कर देते हैं, एनहेंस कर देते हैं, राइज करते हैं। तो बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं, जैसे आपने हैबर प्रोसेस में देखा होगा। हैबर प्रोसेस में हमने देखा था डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, तो डाई नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है बेटा, अमोनिया बनाती है। क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। बैलेंस करना है तो 1 मोल 3 मोल या 2 मोल बैलेंस हो गया। अगर हम इसमें देखें तो इसमें वैसे कैटलिस्ट जो है आयरन या आयरन के ऑक्साइड हो सकते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हो सकते हैं, पोटेशियम के ऑक्साइड हो सकते हैं। सेम रिएक्शन में बहुत सारे कैटलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन मैंने आयरन लिया तो आयरन इसमें कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो आयरन इसमें कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो कैटलिस्ट स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, कैटलिस्ट स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन का पाथ अल्टर करते हैं, केमिकल रिएक्शन का पाथ ही बदल देते हैं, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की डिक्रीज हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर जाता है। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं,
केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी इंटरमीडिएट बनाते हैं और फर्दर फिर वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट डिकम्पोज करके, स्प्लिट करके, ब्रेक डाउन होकर वापस क्या बना देता है, प्रोडक्ट बना देता है। और जैसे प्रोडक्ट बन जाते हैं कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाते हैं। कैटलिस्ट क्या हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। तो यानी कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। कैटलिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होंगे और कैटलिस्ट इसीलिए स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए होता है, क्योंकि कैटलिस्ट का काम यही है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के पाथ को ही अल्टर करेगा बस, यानी एनर्जी बैरियर कम कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देगा, कम कर देगा बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिसकी वजह से रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट अगर हम देखें तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज। वो अपने में कोई परमानेंट चेंज नहीं करते, कोई परमानेंट केमिकल रिएक्शन नहीं करते। हाँ, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं, पर वो फर्दर डिकम्पोज हो जाता है इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट बनता है। जैसे प्रोडक्ट बनता है तो कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाते हैं और यही वजह है कि कैटलिस्ट स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो जैसे एक ले लेते हैं KClO3, ठीक है। अगर हम इसका डिकम्पोजिशन करें तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन भी होता है, इसका कैटालिटिक डिकम्पोजिशन भी होता है। तो आप अगर इसको डिकम्पोज करना चाहते हो तो आप इसको हीट करोगे, ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन भी है और हम इसमें एक कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, तो MnO2, तो मैग्नीज का डाइऑक्साइड है वो हम यूज कर सकते हैं। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो KCl आपका पोटेशियम क्लोराइड है, O2 आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अगर हम KClO3 को अगर हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, थर्मल डिकम्पोज करते हैं, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करते हैं, उसमें कैटलिस्ट डालते हैं, तो ये हमारा कैटलिस्ट है, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। एक सेम रिएक्शन में बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैटलिस्ट हो सकते हैं, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड भी है, जैसे अभी मैंने बताया हैवर प्रेस में आयरन भी होता है, आयरन नहीं लोगे तो पोटेशियम के ऑक्साइड हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हो सकते हैं और भी आयरन के भी ऑक्साइड हो सकते हैं। तो बहुत सारे कैटलिस्ट सेम केमिकल रिएक्शन में काम करते हैं, सबकी एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो कैटलिस्ट आखिर में करते क्या है, तो कैटलिस्ट का हमने देखा था कैटलिस्ट क्या करते हैं। तो कैटलिस्ट जो करते हैं वो देखते हैं बेटा, कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में जो है उसको पाथ को ही अल्टर कर देते हैं। मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अभी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो इतनी होती है, ये एक्टिवेशन एनर्जी और काफी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये एनर्जी बैरियर है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, ये एनर्जी होगी और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट होगी, तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या डालते हैं, जब कैटलिस्ट डालते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इस पाथ को ही अल्टर कर देता है। तो कैटलिस्ट इस पाथ को अल्टर कर देता है, तो कैटलिस्ट इस पाथ को क्या करेगा, अल्टर कर देगा। तो कैटलिस्ट ने पाथ अल्टर कर दिया, तो अल्टर कर दिया तो एक नए टाइप का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक नए टाइप का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो एक नए टाइप का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। और वो क्या करता है, ये जो पाथ था ये विदाउट कैटलिस्ट था, ये पाथ विद कैटलिस्ट हो गया, तो हुआ क्या, उसने पाथ अल्टर कर दिया, क्या कर अल्टर कर दिया, पाथ अल्टर कर दिया, तो एक्टिवेशन एनर्जी बदल दी। अब नई एक्टिवेशन एनर्जी ये डैश बोल दी, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो देखो पहले क्या था, अगर हम एरेनियस इक्वेशन देखें, K = A e की पावर माइनस E अपॉन में क्या था, RT। पहले एक्टिवेशन एनर्जी E था, ये विदाउट कैटलिस्ट की बात थी, तब रेट कांस्टेंट K था, ठीक है। जब हमने क्या किया, उसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो सेकंड पाथ आ गया, कैटलिस्ट ने पाथ क्या कर दिया, अल्टर कर दिया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी बैरियर डिक्रीज कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दी। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी हो गई वो E डैश हो गई, तो रेट कांस्टेंट भी K डैश हो गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी तो रेट कांस्टेंट डिक्रीज करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये कैटलिस्ट का था। अगर हम और भी चीजें देखें, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो देखो टेम्परेचर का अगर हम देखें तो फर्क कैसे पड़ता है। टेम्परेचर के लिए ग्राफ भी है, तो हम ग्राफ देख लेते हैं। तो
अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी इधर ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है। और यहाँ हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे यहाँ पे हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सिस हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी का, और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो काइनेटिक एनर्जी है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। वाई एक्सिस में क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर आप ग्राफ देखोगे, मान लो टी टेम्परेचर पे ग्राफ कैसा आ रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, मान लो टी टेम्परेचर पे कितना, टी टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो ऐसे ग्राफ आए, इस तरीके से ग्राफ आया, तो इसे कहते हैं ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होती है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है, यानी वो काइनेटिक एनर्जी जो अधिकतर मॉलिक्यूल के पास, वो काइनेटिक एनर्जी जो अधिकतर मॉलिक्यूल के पास है। तो ध्यान देना, एक्स एक्सिस में तो आपका काइनेटिक एनर्जी हुआ, वाई एक्सिस में आपने देखा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो अलग अलग फ्रैक्शन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, कुछ की ठीक ठाक है, कुछ की बहुत ज्यादा है, फिर कुछ की कम है, फिर ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, मान लो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, तो मान लिया यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये इसके बाद के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये रिएक्टेंट से किस में बदल जाएंगे? प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा या बराबर है। तो ये मॉलिक्यूल्स सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनके पास प्रॉपर एनर्जी है कोलाइड करने के लिए। तो ये मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड करेंगे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो अगर मैं टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दूं, तो मैं टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दूं, तो ग्राफ ऐसे हो जाता है। तो ग्राफ ऐसे हो जाता है, ये वाला जो ग्राफ आया था, ऊपर जो ग्राफ आया था, ये टी टेम्परेचर पे था, और जो नीचे ग्राफ है वो T+10 डिग्री सेल्सियस पे, इसलिए है T+10 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखो, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। अब मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो गई, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी थी, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं, और वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं जिनकी एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो ये वाला जो एरिया है, इतना एरिया एक्स्ट्रा आ गया, तो ये एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो गई। ये पहले तो रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पा रहे थे, अब ये भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगे। तो ये जो एरिया आया, एडिशनल एरिया ये जो आया है, ये जो एडिशनल एरिया इंक्रीज हुआ है, ये वो एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने शुरू हो गए। तो ये ग्राफ देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बार ये ग्राफ पूछते हैं, तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। जो बीच में था वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी था, और ये जो एडिशनल एरिया आया है, ये ध्यान देना, ये जो एरिया है वो क्या बता रहा है? फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स जो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं। जो क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ ग्राफ में, आपको, ताकि बढ़िया से समझ आए ये ग्राफ। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको आना भी चाहिए। तो देखो, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है? मान लो कोई सॉल्यूशन मिक्सचर है जिसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो मान लो 1 लाख मॉलिक्यूल्स है, तो सबके पास तो क्या नहीं हो सकता भाई? उसमें से मान लो 1 लाख टोटल मॉलिक्यूल्स है, 10,000 की अलग काइनेटिक एनर्जी है, 20,000 की अलग काइनेटिक एनर्जी है।
50,000 की अलग काइनेटिक एनर्जी, ऐसे कर करके है 50,000 की अलग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, अपॉन में फ्रैक्शन निकालेंगे तो सबको 1 लाख से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1/10, ये आ जाएगा 1/5 और ये आ जाएगा 1/2। तो 1/10 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की सेम काइनेटिक एनर्जी है, 1 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की अलग काइनेटिक एनर्जी है, पहले से ज्यादा है, और 1/2 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो थोड़ी और ज्यादा है। और मान लो बहुत ही कम ऐसे ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ये ग्राफ जो होता है, ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ग्राफ ऐसे जाके ऐसे जाता है ये। तो देखो कुछ फ्रैक्शन की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, कुछ की एवरेज है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या होती है, ये होती है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होती है। जो अधिकतर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास ये काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी जो बड़े फ्रैक्शन ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ये काइनेटिक एनर्जी है। पर ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास तो है, पर ये काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट नहीं है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। वो एनर्जी तो ज्यादा है, वो एनर्जी ये रही, ये बाउंड्री लाइन ये रही, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, यही है। तो ध्यान देना, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे इससे ज्यादा एनर्जी वाले, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, और यही मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर पाएंगे और प्रोडक्ट में क्या हो पाएंगे, कन्वर्ट हो पाएंगे। किस में कन्वर्ट हो पाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। ये किस टेम्परेचर पे हो रहा था भाई, टी टेम्परेचर पे हो रहा था। अगर मैं क्या करूं, फर्दर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दूं, हमें पता है हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है बेटा, डबल हो जाता है। तो वो हम इस ग्राफ से भी समझा सकते हैं। तो अब अगर मैं क्या करूंगा, तो अब मैं अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो सेम ग्राफ ऐसे आएगा, सेम ग्राफ ऐसे आएगा। तो सेम ग्राफ अगर ऐसे आएगा, थोड़ा और हम इसको वैसा बना लेते हैं, ऐसे ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या कि अब ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है T+10। कितना टेम्परेचर है भाई, T+10 डिग्री, ये टेम्परेचर हो गया। तो यानी ध्यान देना, अब जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जिनकी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी थी, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं जिनकी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये एडिशनल मॉलिक्यूल्स आ गए, फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। पहले ये नहीं थे, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एडिशनल है, ये एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो गई। पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई। तो पहले ये मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं कर रहे थे टी टेम्परेचर पे, पर अब ये मॉलिक्यूल्स T+10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये जो एरिया होता है, ये जो ऊपर का एरिया है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, पहले मान लो, पहले 1 लाख में से 20,000 किसमें उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। अब 20,000 और एडिशनल आ गए, तो अब टोटल हो गए 40,000। इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो गई है, वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं।
इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया और रेट कांस्टेंट भी क्या हो गया बेटा, डबल हो गया है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये जो एडिशनल एरिया आया, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये वो एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी टी टेम्परेचर पे तो क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी से कम थी, पर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा पे इनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो गई। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स आए हैं, ये जो एडिशनल मॉलिक्यूल्स हैं, एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी T टेम्परेचर पे तो कम थी एक्टिवेशन एनर्जी से और वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में नहीं बदल रहे थे, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे, T प्लस 10 टेम्परेचर होने पे ये जो एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो गई और अब ये रिएक्टेंट से किसमें बदल सकते हैं, प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। और जो मोस्ट प्रोबेबल मॉलिक्यूल्स थे, यानी जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी थी, जो अधिकतर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास थी, वो शिफ्ट हो गई किसमें, दूसरे एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में, ताकि वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाए और वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑलमोस्ट एरिया लगभग डबल हो जाता है, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ऑलमोस्ट एरिया डबल हो गया। ये नीचे वाले एरिया से ये A1 एरिया और ये ऊपर A2 एरिया, नीचे का जो एरिया वो A1 है, ऊपर का जो एरिया A2 है। A2 जो है वो A1 के बराबर ही है, ऑलमोस्ट एरिया जो हो जाता है वो डबल हो जाता है। यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आए हैं, ठीक है, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हुई है, वो पहले से डबल हो गए लगभग, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑलमोस्ट क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो ये ग्राफ आपको बढ़िया से समझ आना चाहिए। तो ये दो फैक्टर थे जिन पे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था और किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रहा था। अब आ जाता है बेटा अरेनियस इक्वेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, अरेनियस इक्वेशन आ जाता है। तो अरेनियस इक्वेशन के लिए हम देख लेते हैं अरेनियस इक्वेशन का। तो अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन, तो अरेनियस इक्वेशन में स्टैटिस्टिक्स की मदद लेके एक फॉर्मूला बनाया। हालांकि ये तो सीबीएसई ने काट दिया है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, चैप्टर में है तो 5-10% का ही है ये, ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ेगा एंट्रेंस के लिए। तो देखो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू कितना होता है, e की पावर माइनस ई है, अपॉन में क्या होता है बेटा, RT होता है, ये होता है अपॉन में RT। तो यहाँ आपको कुछ चीजें समझनी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि रेट कांस्टेंट है, ए अरेनियस, ई एक्सपोनेंट, ई आर और टी। आर तो गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हटा दो। ई एक्सपोनेंट है तो हटा दो। ए अरेनियस कांस्टेंट, अरेनियस वेक्टर, हटा दो। और अभी हमने बताया कि रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी पे भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। और हमने देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी पे भी डिपेंड कर रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट डालने पे एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अगर इस हिसाब से हम देखें तो ध्यान देना, क्योंकि एक्सपोनेंट लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, एक्सपोनेंट लिया हुआ है। तो दो तरीके के लॉग होते हैं। लॉग अगर हम देखें तो लॉग दो तरीके के होते हैं, एक बेस ई वाला, एक बेस 10 वाला। बेस 10 वाला नॉर्मल लॉग होता है जिसकी टेबल अवेलेबल होती है, ठीक है, और बेस ई वाला आपका नेचुरल लॉग होता है। तो हम बेस नहीं दिखाते हैं। अगर हम बेस नहीं दिखाने तो नॉर्मल लॉग को तो लॉग ही लिखते हैं, पर बेस ई वाले को हम नेचुरल लॉग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लॉग नेचुरल। क्या लिखते हैं, लॉग नेचुरल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो है हमारे न्यूमेरिकल में काम नहीं आएगी, हमारे ग्राफ में ही काम आएगी। तो थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था, ये जो होता है, ये जो होता है, ये आपका जो है K/A जो होता है, ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। और ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं। जो क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, जो प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन से कर रहे हैं, ठीक है।
तो वैसे तो हम सीधा बोल सकते हैं ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या ज्यादा होती है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स के जो कोलिजन है वो कुछ कोलिजन जो होंगे वो इफेक्टिव होंगे, सारे तो नहीं हो सकते क्योंकि सबकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो ध्यान देना k इक्वल टू क्या है, k इक्वल टू क्या है, a e की पावर माइनस e अपॉन में rt है। तो k बाय a जो हुआ है ये आपका e की पावर माइनस e अपॉन rt, और ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा या बराबर है, और यही मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, पर सारे नहीं होंगे क्योंकि कुछ की ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगी, कुछ की ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी। देख लेते हैं अब आगे। तो ये है, इसमें मैंने आपको बताया था तो k इक्वल टू क्या है, a e की पावर माइनस e है अपॉन में क्या है rt, यही है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप लॉग ले लो तो आप लॉग ले सकते हो। तो देखो ध्यान देने वाली बात है, ये इसकी पावर है, ये एक्सपोनेंट की पावर होती है, तो एक्सपोनेंट की पावर होती है माइनस e अपॉन में क्या है rt, ये एक्सपोनेंट की पावर होती है, पावर है तो हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये है ध्यान देने वाली बात है, ये इसकी पावर है, यानी ये पूरा e की पावर x है और x की वैल्यू है ये माइनस e अपॉन में क्या rt। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लेना चाहो तो देखो ये a है और इस पूरे को, इसको तो a बोलेंगे, इस पूरे को b बोलेंगे, तो ये a है और ये क्या है आपका b है। तो एक को a ले लिया, एक को क्या ले लिया हमने b ले लिया। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप लॉग ले लो बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे ले लो, क्या हो जाएगा k इक्वल टू क्या हो जाएगा a e की पावर माइनस e है और में क्या है rt। आप दोनों साइड पे अगर लॉग लोगे तो इधर भी आ जाएगा लॉग नेचुरल, इधर भी आ जाएगा लॉग नेचुरल, यही है। कितना हो जाएगा भाई लॉग k इक्वल टू, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर हम देखें तो ये a है और ये क्या है b है। अगर मैं दो पल के लिए इसको हटा के b लिख दूं तो log a इंटू बी दिख रहा है, तो log a इंटू बी जो होता है वो होता है हमारा log a प्लस log b, तो ये आइडेंटिटी है। तो log नेचुरल a प्लस log नेचुरल b, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, यही है। तो अब b की वैल्यू आप डाल दो, b हमारा था क्या, तो b हमारा जो था याद करो वो था e की पावर माइनस e अपॉन में क्या था rt, ये था ना। a तो हमारा a ही था, a तो हमारा a था, और b हमारा जो था वो क्या था e की पावर माइनस e अपॉन में क्या था rt। तो हम यहाँ लिख देंगे e की पावर माइनस e अपॉन में क्या है rt। क्या हो जाएगा बेटा, पावर जो होती है पावर आगे आ जाएगी, तो ये पावर आगे आ जाएगी, इसको हटा देना होगा ऊपर वाली, पावर आगे आ जाएगी तो पावर आगे ले आओ, तो पावर आगे आ जाएगी तो माइनस e अपॉन में क्या हो जाएगा rt हो जाएगा, पावर आगे आ गई, माइनस प्लस क्या रहेगा माइनस, और लॉग नेचुरल e 1 होता है तो लॉग नेचुरल e 1 होता है, तो ये आपको इक्वेशन मिलेगी। तो ये तो थी हमारी, ये हमें इक्वेशन मिल गई। क्या हो गया बेटा इक्वेशन, लॉग नेचुरल k इक्वल टू किसके बराबर है, लॉग नेचुरल a माइनस क्या है e माइनस क्या है e अपॉन में क्या है rt, e अपॉन में क्या है rt। तो इसको लिखने को हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग नेचुरल k इक्वल टू कितना है माइनस e अपॉन में क्या है rt प्लस क्या है log a प्लस क्या है log a। अब इसको अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/t, क्या लिख सकते हैं 1/t। तो हम ये कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो देखो अरेनियस ने ये दी थी इक्वेशन, हमने उसको लॉग के तरीके से इसमें बदल दिया, ये आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c, तो y इक्वल टू mx प्लस c होता है। आप इस हिसाब से देखोगे तो आप इसका ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ बना सकते हो, आप इसका ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ बना सकते हो, तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। हमें पता है बेटा ये x एक्सिस होता है, ये कौन सा एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, और एक x एक्सिस है और एक क्या है आपका y एक्सिस है। तो देखो x एक्सिस में तो रहेगा 1/t, तो x एक्सिस में आपका 1/t रहेगा, तो x एक्सिस में आपका 1/t हो गया।
वाई एक्सिस में जो रहेगा वो क्या रहेगा, लॉग नेचुरल के रहेगा, तो वाई एक्सिस में लॉग नेचुरल के रहेगा। ठीक है, इंटरसेप्ट जो है सी वो आ गया आपका, कितना आ गया, लॉग नेचुरल ए, तो लॉग नेचुरल ए आपका क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। और ध्यान देना एम जो है वो स्लोप होता है, तो ये आपका स्लोप आ गया। तो देखो जो स्लोप होता है वो एम होता है, और स्लोप माइनस ई ए बाय आर है, और स्लोप आपका नेगेटिव है। तो देखो अगर स्लोप जीरो होता है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और स्लोप जीरो भी हो सकता है, तो है तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्लोप स्ट्रेट लाइन में स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, तो है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। स्लोप जीरो होगा तो पैरेलल होता है, ठीक है, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ग्राफ, लेकिन होगा स्ट्रेट लाइन, होगा स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं है कि कर्व होगा, कर्व नहीं होगा, होगा स्ट्रेट लाइन, पर एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, स्लोप जीरो होगा, पर स्लोप तो जीरो नहीं। अगर पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग टाइप होगा, क्या होगा ये, इंक्रीजिंग टाइप होगा, तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव स्लोप है, पर यहाँ पॉजिटिव स्लोप नहीं आ रहा है, होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप जो है वो इस तरीके से होगा स्ट्रेट लाइन, पर वो डिक्रीजिंग टाइप में होगा, तो क्या होगा, स्लोप जो आ रहा है वो आपका नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और स्लोप आपका आ रहा है माइनस ई अपॉन में क्या, आर, माइनस ई अपॉन में आर। तो ये आपका ग्राफ आ जाता है, ये आपका क्या आ जाता है, ग्राफ आ जाता है। अगर आप नेचुरल लॉग नहीं लेना चाहो, आप नॉर्मल लॉग लेना चाहो, तो आप नॉर्मल लॉग ले सकते हो, तो नॉर्मल लॉग ले लो। तो नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में बदलेंगे, तो आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से, तो नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में बदलेंगे तो 2.303 और लॉग ये है। बस आपको पता है अगर नेचुरल लॉग x है और उसे नॉर्मल लॉग x में बदलना है, तो आगे एक्सपोनेंट लगा दो, यानी कितना हो जाएगा, 2.303 आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ गई। इस तरीके से तो अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दूं, इधर भी डिवाइड कर दूं 2.303 से, इधर भी डिवाइड कर दूं 2.303 से, तो इधर भी डिवाइड करूंगा 2.303 से, तो ये तो हट गया, ये भी हट जाएगा, ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तब भी सेम ग्राफ ही रहेगा, बस यहाँ नेचुरल लॉग के की जगह क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉग के हो जाएगा, या नेचुरल लॉग ए की जगह नॉर्मल लॉग ए हो जाएगा। और तब कितना हो जाएगा, तब अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तब अगर हम देखेंगे तो माइनस ई अपॉन में कितना आ जाएगा, 2.303। स्लोप ये है लेकिन तब भी नेगेटिव रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो ये है। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो एक फॉर्मूला तो यही था, ये हमने ग्राफ देख लिया, ठीक है, ये हमने ग्राफ देख लिया है। अगली चीज देखते हैं, हमने साफ देखा कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो रेट कांस्टेंट घटेगा, एक्टिवेशन घटेगी तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट कांस्टेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेट कांस्टेंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और रेट कांस्टेंट इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, रेट कांस्टेंट डिक्रीज करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब इसमें देखो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हो सकता है। मान लो जब टेम्परेचर T1 था, टेम्परेचर जब T1 है तो रेट कांस्टेंट K1 है, तो एक्टिवेशन एनर्जी मान लो EA1 है। जब टेम्परेचर हमने बदल दिया, शुरू में इनिशियली टेम्परेचर T1 है, T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 और उस टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी EA1। हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, हमने T1 से इंक्रीज करके टेम्परेचर कितना कर दिया, T2 कर दिया, तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, K2, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, EA2। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, T1 T2 से K2 हो जाए, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, T1 से T2 हो गया, तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, K2 हो जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी भी बदल गई, मान लो कितनी हो गई, EA2 हो गया। तो इस तरीके से है। तो अगर हम उस तरीके से ग्राफ देखें, ये हम एक इक्वेशन बनाना चाहें तो हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, एट टेम्परेचर T1, तो एट टेम्परेचर T1 और एक लेंगे एट टेम्परेचर T2, दो लेंगे एट टेम्परेचर T2। तो पहले T1 ले लो बाद में T2, या पहले T2 ले लो बाद में T1, पर हमें पता है T2 इज ग्रेटर देन T1, ये ध्यान देना है, यानी T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1 है, तो पहले T1 ले लो बाद में T2, या पहले T2 बाद में T1, तो मैं पहले T2 ले रहा हूँ और बाद में T1। तो हम लेते हैं बेटा, दो इक्वेशन बनेंगी, तो ये लिखेंगे लॉग नेचुरल K इक्वल टू कितना है, लॉग नेचुरल A माइनस EA अपॉन में क्या है, RT, E अपॉन में क्या है, RT है, E अपॉन में RT। ऐसे ही
एट टेम्परेचर T1 क्या हो जाएगा, log नेचुरल K इक्वल टू कितना होगा, log नेचुरल A माइनस EA अपॉन में क्या है RT। तो टेम्परेचर डालेंगे बेटा, टेम्परेचर कितना है, किस टेम्परेचर की बात हो रही है भाई, अरे किस टेम्परेचर की बात हो रही है, तो T1 टेम्परेचर की बात हो रही है, T2 टेम्परेचर की बात हो रही है। तो T2 टेम्परेचर है तो रेट कांस्टेंट K2 होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी EA2 होगा, एक्टिवेशन एनर्जी EA2। जब टेम्परेचर T1 होगा तो टेम्परेचर जब T1 होगा तो रेट कांस्टेंट K1 होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी EA1 होगी। कितनी होगी एक्टिवेशन एनर्जी EA1। ध्यान देना T1 टेम्परेचर से ज्यादा है T2 टेम्परेचर, तो रेट कांस्टेंट K1 से ज्यादा है रेट कांस्टेंट K2। और अलग अलग टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होती है, अलग अलग टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होती है, कुछ रिएक्शन की और कुछ रिएक्शन की सेम होती है। यानी भाई ऐसे भी रिएक्शन हमारे पास है जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज कर दो करो, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो चेंज होने वाली बात नहीं है, वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिनकी जो एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज करती है एक्टिवेशन एनर्जी। यानी सेम रिएक्शन को अलग टेम्परेचर पे कराओगे तो अलग एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ज्यादा टेम्परेचर पे कराओगे तो अलग एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, कम टेम्परेचर पे कराओगे तो अलग एक्टिवेशन एनर्जी आएगी। यानी सेम रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है और वो कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे भी रिएक्शन होते हैं, पर अभी देख लेते हैं उस चीज के हिसाब से। तो अभी तो मान लो एक जनरल क्राइटेरिया ही ले रहे हैं, तो हमने देखा कि हमने टेम्परेचर T1 से बढ़ा के T2 कर दिया, तो रेट कांस्टेंट K1 से बढ़ के क्या हो गया K2 हो गया। तो ये अरेनियस इक्वेशन ही लिखी है मैंने, कोई नई चीज नहीं लिखी है जो है, आप ध्यान देना मैंने कोई बहुत नई चीज नहीं लिखी है। टेम्परेचर T2 तो रेट कांस्टेंट K2 तो एक्टिवेशन एनर्जी EA2, रेट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट K1 एक्टिवेशन एनर्जी EA1। क्या क्या चीज नहीं बदलने वाली, R और A किसी पर्टिकुलर रिएक्शन, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ये तो किसी के लिए नहीं बदलेगा, तो कांस्टेंट ही है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और अरेनियस कांस्टेंट, अरेनियस वेक्टर, अरेनियस कांस्टेंट या अरेनियस वेक्टर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है। अलग अलग रिएक्शन के लिए अरेनियस कांस्टेंट अलग अलग आएंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए तो अरेनियस कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर दो सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकंड इक्वेशन क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log नेचुरल K2 माइनस log नेचुरल K1, ये LHS में से LHS माइनस हो गया, इक्वल टू RHS में से RHS माइनस कर देंगे, तो RHS में से RHS माइनस कर देंगे, तो log नेचुरल A माइनस EA2 अपॉन में क्या है RT2, ये है माइनस log नेचुरल A माइनस EA1 अपॉन में क्या है T1, ये है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जिस पे हमें न्यूमेरिकल करने होते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, तो log A माइनस B, log A माइनस log B जो होता है, कोई भी log हो, चाहे नेचुरल log हो चाहे नॉर्मल log हो, log A माइनस log B जो होता है, चाहे नेचुरल में ले लो चाहे नॉर्मल में, वो log A अपॉन B होता है, log A अपॉन B होता है, ठीक है। तो वो log नेचुरल A अपॉन B होगा, और प्लस होता तो ये log A इंटू B हो जाता, तो ये log A इंटू B हो जाता, ये आइडेंटिटी याद रखिए। तो अभी तो माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा log नेचुरल K2 माइनस log नेचुरल K1, क्या हो जाएगा log नेचुरल K2 बाय K1। इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस का और ये क्या है प्लस का, तो log नेचुरल A से log नेचुरल A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अरेनियस कांस्टेंट कांस्टेंट ही था तो ये कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस EA2 अपॉन में RT2 प्लस EA1 अपॉन में T1, ओ सॉरी R लिखा, R लिखना मैं भूल गया, R लिखा, ठीक है, R मिस हो गया, मैं लिखना भूल गया। तो क्या हो जाएगा RT1 यही है, तो RT1, तो वैल्यू डाल देते हैं बेटा, कितना हो जाएगा log नेचुरल K2 बाय K1। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, इसमें से 1 बाय R कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा ये माइनस EA2 अपॉन में T2 प्लस EA1
अपॉन में T1, ये आ गया। तो ये आपके पास आ गई है वैल्यू, इसको अभी देख लेते हैं हम। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, तो log नेचुरल K2/K1 इक्वल टू हो जाएगा 1/r, और ये हो जाएगा EA1 अपॉन में T1 माइनस EA2 अपॉन में T2, यही है। अब देखो, अगर हम ऐसे रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे भी एक चीज है, नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में बदल लो, क्योंकि नेचुरल लॉग की तो टेबल नहीं है, नॉर्मल में बदलोगे तो लॉग नॉर्मल लॉग है, आगे आ जाएगा 2.303, और ये 2.303 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो 2.303 और इनटू में क्या हो जाएगा r, तो ये आपकी वैल्यू है, ये है। तो देखो इसमें क्या हो गया, यानी log K2/K1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2.303r, और ये आ जाएगा EA1/T1 माइनस EA2/T2। आप सोच रहे हो डेरिवेशन तो आती नहीं, केमिस्ट्री में फॉर्मूला याद ही कर लेंगे, कर सकते हो, लेकिन थोड़ा समझ लोगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, और कभी भाई ये फॉर्मूला भूल गए तो आप बना भी सकते हो जल्दी से एकदम। केमिस्ट्री में समय भी मिल जाता है पेपर में, क्योंकि 2.5 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, अब ये आया हमारा, अब देखो दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं, दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं। एक ऐसे रिएक्शन होते हैं, तो हमने देखा कि ये हमारा फॉर्मूला आ गया log K2/K1 इक्वल टू कितना है 1/2.303 r, और क्या हो जाएगा EA1 अपॉन में T1 माइनस EA2 अपॉन में T2। अब दो तरीके के होते हैं रिएक्शन। ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होती है, यानी किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर बदलने के बावजूद भी उनकी एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहती है। ऐसे भी रिएक्शन है जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, अलग अलग टेम्परेचर पे उन रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग आएगी। पर हम उन रिएक्शन को अब मान रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। यानी अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है, हमारे पास कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करी, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है, डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब EA1 भले टेम्परेचर अलग है T1 पे, तब क्या होगा, T1 टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी, तब T1 टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी EA1 थी, और T2 टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी EA2 थी। पर हम ऐसे रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है कांस्टेंट है और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, अलग अलग टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी सेम आएगी। मान लो T3 टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी E3 होगी, तो होगा क्या कि ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होती है और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती, यानी एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। लेकिन कुछ रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो हमें उन्हीं रिएक्शन से मतलब है जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में किसी भी टेम्परेचर पे क्या रहे, सेम रहे, यानी कांस्टेंट रहे। तो इसका मतलब क्या है, EA1 इक्वल टू EA2 इक्वल टू EA3 इक्वल टू EA, यानी क्या हो गया, ऐसे केमिकल रिएक्शन के लिए हर टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी सेम आएगी, EA1 EA2 EA3 सब सेम आएगा। तो इनको 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, EA ही लिख दो और वो कांस्टेंट है। यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, चाहे EA1 ले लो, चाहे EA2 ले लो, चाहे EA3 ले लो, हर एक में जो आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्योंकि कांस्टेंट है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन में T1 टेम्परेचर पे भी एक्टिवेशन एनर्जी EA होगी और T2 टेम्परेचर पे भी एक्टिवेशन एनर्जी EA होगी, जो कि कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट। तो यहाँ EA भी हम कॉमन ले लेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला बन गया, तो देखो यहाँ पे एक सीधा सा फॉर्मूला बन गया, EA अपॉन में 2.303 और R, ये पूरा एक कांस्टेंट ही हो गया।
2.303 पहले से कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और ये एक्टिवेशन एनर्जी। T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या होगा, K1 होगा, और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या होगा, K2 होगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, तो ये एक फॉर्मूला काम आता है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। और ये फॉर्मूला हम जब लगाते हैं जब एक्टिवेशन एनर्जी जो है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की वो टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करती, यानी वो कांस्टेंट है और वो डिपेंड नहीं कर रही किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। अलग अलग टेम्परेचर पे सेम रिएक्शन को आप कराओगे तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सेम आएगी। कई बुक में इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम ले लो, तो अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, T1 × T2, और यहाँ आ जाएगा T2 - T1, T2 - T1, ये आ गया। तो ऐसे भी लिख देते हैं एक ही बात। एक कुछ क्वेश्चन कई बार एंट्रेंस में वैसे एनसीईआरटी तो नहीं आते, अलग अलग, जैसे मान लो कैटलिस्ट विदाउट विद कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट की बात होगी, विदाउट कैटलिस्ट और विद कैटलिस्ट। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और मान लो T टेम्परेचर पे हो रहा है, मान लो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ये 25 डिग्री सेल्सियस है, 298 केल्विन टेम्परेचर, कितना है, 298 केल्विन टेम्परेचर है। और विदाउट कैटलिस्ट और विद कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी मान लो अलग है और विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अलग है। तो आपको पता है होता क्या है कि मान लो जब कैटलिस्ट नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है। मान लो कुछ हाइपोथेटिकल डाटा ले लेते हैं, मान लो 400 जूल पर मोल ऐसे कुछ है, मान लो एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लो, तो ये विदाउट कैटलिस्ट है, तब रेट कांस्टेंट K1 है। और जब हमने एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दी, EA2 कर दी हमने, बढ़ा दी, सॉरी गलती से बोल दिया, जब हमने कैटलिस्ट डाल दिया रिएक्शन में, क्या डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया। पहले केस में ध्यान देना कैटलिस्ट नहीं था रिएक्शन में, कैटलिस्ट रिएक्शन में नहीं था, यानी विदाउट कैटलिस्ट हो रहा था। अब हमने कैटलिस्ट डाल दिया यानी विद कैटलिस्ट, यानी उसी रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट डाल दिया, यानी उसी रिएक्शन, पहले हम कोई केमिकल रिएक्शन करा लेते उसमें हमने कैटलिस्ट नहीं डाल रखा था, यानी वो केमिकल रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट हो रहा था, तब एक्टिवेशन एनर्जी मान लो EA1 400 जूल पर मोल थी, तब रेट कांस्टेंट K1 था और वो रिएक्शन मान लो 298 केल्विन पे हो रहा था। उसी रिएक्शन में सेम टेम्परेचर पे हमने अब कैटलिस्ट डाल दिया, तो अब कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देता है, तो डिक्रीज कर देगा, यानी नई जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी EA2 वो कम आएगी किससे, EA1 से। तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज करता है। तो अब नई एक्टिवेशन एनर्जी मान लो 150 जूल पर मोल होगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई, तो नया रेट कांस्टेंट क्या होगा, K2 होगा। तो यहाँ से आप खुद ही देख सकते हो कि E2 is smaller than E1, hence K2 is greater than K1, hence K1 और K2 is greater than K1। क्योंकि देखो कैटलिस्ट जब डाल दिया हमने तो एक्टिवेशन एनर्जी EA2 हो गई, और कैटलिस्ट जब नहीं डाल रखा था रिएक्शन में तो एक्टिवेशन एनर्जी EA1 हो गई। जब कैटलिस्ट नहीं होता तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, जब कैटलिस्ट होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, तो EA1 is greater than EA2। और हम एक और चीज देख सकते हैं, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तब रेट कांस्टेंट K2 हो गया, और जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी तब रेट कांस्टेंट K1 था। तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, तो K2 is greater than K1, K2 is greater than K1। तो देखो जब कैटलिस्ट नहीं था केमिकल रिएक्शन में तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी EA1, तो रेट कांस्टेंट कम था, और फिर हमने जब उसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर गई, EA2 हो गई, रेट कांस्टेंट बढ़ गया, K2 हो गई। तो इस केस में अगर हम देखें तो टेम्परेचर तो सेम ही रहा है, क्या रहा है, टेम्परेचर तो सेम रहा है, तो T1 T2 सेम ही रहेंगे, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर, इसमें T1 और इसमें T2 अलग अलग नहीं था। कैटलिस्ट का इफेक्ट देखना था हमें, तो टेम्परेचर दोनों का क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा, यानी T1 इक्वल क्या होना चाहिए, T2। तो जब T1 T2 का इक्वल है तो दोनों ही टेम्परेचर क्या होने चाहिए, सेम, यानी T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T। तो दोनों ही विद कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट का जो रिएक्शन है, यानी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन लेना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर सेम रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा,
तब एक बार उसी रिएक्शन को विदाउट कैटलिस्ट और एक बार विद कैटलिस्ट कराना पड़ेगा। तो यानी T1 भी T और T2 भी क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, EA1 माइनस EA2 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये T हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो आप इसको तब ये T को भी बाहर निकाल सकते हो, तो T बाहर आ जाएगा। तो ये कैटलिस्ट के लिए यूज करते हैं, ये कैटलिस्ट के लिए एक फॉर्मूला आ जाता है, ये एंट्रेंस में कई बार पूछ लेते हैं ऐसा न्यूमेरिकल, ठीक है। यानी log K2 अपॉन में K1 इक्वल टू 1 अपॉन में 2.303 RT, और ये हो जाएगा EA1 माइनस EA2। तो आपको कुछ चीजें पता है, देखो 2.303 RT, 2.303 कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, केल्विन में ही डालोगे, टेम्परेचर केल्विन में ही डालना होता है रेनिस इक्वेशन में, ठीक है। तो विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी E1 था, तो रेट कांस्टेंट K1 था। फिर हमने उसमें कैटलिस्ट डाल दिया, तो एक्टिवेशन एनर्जी EA2 हो गई और रेट कांस्टेंट क्या हो गया, K2 हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज किया और रेट कांस्टेंट क्या किया, इंक्रीज किया। तो विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम ज्यादा थी, EA1 थी, और विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम थी, EA2 थी। तो कैटलिस्ट डालने पे हुआ क्या, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई, EA1 से EA2 हो गई, तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो गया, K1 से K2 हो गई। तो ये फॉर्मूला भी आपको आता है जब कैटलिस्ट के इफेक्ट के लिए अगर आ जाए तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो एंट्रेंस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, सारा हो गया है। एक क्लास कोई ले लेंगे और जिसमें हम न्यूमेरिकल कर लेंगे, हालांकि ये एरेनिस इक्वेशन कट चुकी है कोर्स से, इस साल नहीं आ रही है, ठीक है, 2021 वाले में नहीं आएगा ये एग्जाम में, लेकिन आप ये ज़्यादा कुछ नहीं है, 10% ही चैप्टर का है, तो न्यूमेरिकल भी कर लो, नॉलेज हो जाएगी, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक क्लास ले लेंगे न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। हम क्लास एंड करते हैं।